नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बजट वोट ऑन अकाउंट, अनुपूरक बजट, अंतरिम बजट। लो जी, हो गया बजट। और बजट में क्या है वो पूरी तरह से अंतरिम ही है, क्योंकि उसके अंदर कोई बड़ी घोषणा नहीं है, ना कोई टैक्स में रियायत है, ना कोई नई चीज है। लेकिन केंद्र में है चार: गरीब, किसान, महिला और नौजवान, और विकसित भारत की संकल्पना। सरकार ने साफ कहा कि पूरा बजट जुलाई में आएगा। बड़ी कॉन्फिडेंट है सरकार कि वो वापस लौटेंगे। लेकिन इस बजट को लेकर जैसे अनुमान थे वैसा ये क्यों नहीं है, और ये जैसा भी है उससे आगे की क्या एक धारा बह रही है, आगे को लेकर क्या रास्ता निकल रहा है, उससे समझेंगे, चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश कर दिया। 58 मिनट भाषण में उन्होंने किसी भी तरह की बड़ी घोषणाओं से भले ही परहेज किया, लेकिन वित्त मंत्री के कार्यकाल के छठे बजट में गरीब, किसान, महिला और नौजवान पर पूरा फोकस रखा। अगर वित्त मंत्री के भाषण की बड़ी बातों पर गौर फरमाया जाए तो वित्त मंत्री ने यह दावा किया कि सरकार के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का खात्मा किया गया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, 34 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में भेजे, 4 करोड़ किसानों का फसल बीमा हुआ, मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख रोजगार मिले, 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा गया। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। 5 साल में 2 करोड़ घर बनाने का टारगेट है। स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी है। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली, 11.8 करोड़ किसानों को आर्थिक मदद, 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, 3000 नई ITI का निर्माण, 7 IIT, 16 IIIT और 7 IIM की स्थापना। वहीं बजट के पेश होने के बाद सियासी कलेश होना तो लाजमी था। सत्ता पक्ष एक और बजट को ऐतिहासिक बता रहा तो विपक्षी जमकर आलोचना कर रहा है। हमें तो देखो कुछ मिला नहीं है। चुनाव का समय था, बहुत कुछ दे सकते थे गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, लेकिन किसी को कुछ इन्होंने देना नहीं है। असली बात तो बॉटम लाइन ये है, इन्होंने केवल और केवल अपने जो इनके बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करना है। देखो, इस देश का दुर्भाग्य ये ऑपोजिशन में बैठता है तो उनका काम ही है हर चीज़ का विरोध करना, विरोध करने के लिए विरोधिता करना, ये उनका स्वभाव है। इसलिए मैं उनके ऊपर कुछ नहीं कह सकता हूँ। किंतु इस बजट में सबसे बड़ी बात है, एक शक्तिशाली देश की पहचान दिया, स्थायी सरकार की पहचान दिया। चुनावी साल में यह बजट जनता की वोटिंग पर अपना असर दिखा पाएगा या सियासी बयानबाजी के प्रभाव से पासा पलट जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस, नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से और अनु सूरज ढिंगरा है इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। वंदना पोपली जी, कुछ ऐसा खास दिखा नहीं, क्योंकि उम्मीदें बढ़ गई थी 2019 में। जो वोट ऑन अकाउंट था, जो अंतरिम बजट था, उसमें कुछ बड़े ऐलान हो गए थे। इस बार सरकार कॉन्फिडेंट ज्यादा है कि जी जुलाई में सब कुछ देंगे। इतना कॉन्फिडेंस, या फिर अभी जैसा कुमारी शैलजा कह रही थी कर सकते थे, किया नहीं आपने? मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज मिल रही है। देखिए, सबसे पहले आज जो वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया वो अंतरिम बजट था, और जैसा कि आपने भी कहा, लेकिन दूरदर्शी बजट इसको कहना चाहूंगी, विकसित भारत की ओर ले जाने वाला ये बजट है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि दूरगामी सोच है। यहाँ पर जितने भी विषय लिए गए हैं, सबसे पहले ज्ञान की बात की। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए वंदना जी की भाई। जी बोलिए, आप बोलिए। जी, चार स्तंभ हैं जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के लिए जो तमाम तरह की चीजें वो की गई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैं यहाँ पर देखती हूँ वरुण, जो मुझे यहाँ पर समझ आए कि ये नहीं है कि सिर्फ 4 महीने के लिए ही इसमें सोच रखी गई है। ये बहुत
दूर तक इसमें सोच रखी गई है। इसमें ये भी नहीं है कि 5 साल के लिए सोच रखी गई है। मैं ये मानती हूँ जब आप सोलर पैनल की बात करते हैं, ई रिसर्च की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं कि आने वाले समय में हमें पर्यावरण को किस प्रकार से देखना है और किस प्रकार से सोच का परिणाम है। इसके साथ ही जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि फुल फ्लेजेड बजट आएगा तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2019 में भी कॉन्फिडेंस था, वो आज भी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो भारत की जनता है वो बार बार अपना प्यार जो है नरेंद्र मोदी जी पर लौटा रही है। और क्योंकि उसका एक कारण है, उन्होंने छोटे लेवल पर भी काम किया, कोई अगर जन कल्याणकारी योजनाएं हैं तो उनके लिए भी वो कभी पीछे नहीं हटे, और बड़े स्टेप लेने थे तो उसके लिए भी पीछे नहीं हटे। आज भी हमने देखा कि किस प्रकार से जो महिलाओं के नाते भी मैं कहना चाहूंगी किस प्रकार महिलाओं के लिए भी पूरा ध्यान रखा गया कि आंगनबाड़ी आशा कर्मियों को आयुष्मान में भी उनको सेवा में कवर किया गया, यानी कि वो महिलाएं जो हमारी सेहत का ध्यान रखती हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखती हैं, उनको अपनी सेहत करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सरकार देखेगी। इसके अलावा 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य 3 करोड़ किया गया। 83 लाख SSG के अंतर्गत 9 करोड़ महिलाओं को सशक्त आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई। स्टार्टअप के लिए सस्ता लोन, ये जो सारी चीजें हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी वर्गों के लिए यहाँ पर ध्यान रखा गया। साथ के साथ एक फीचर का प्लान है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम 2047 तक विकसित भारत की श्रेणी में आ जाएंगे। हम अर्थव्यवस्था के रूप में हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके हैं, आने वाले समय में हम तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात वरुण, कि जब कोरोना जैसी एक वैश्विक बीमारी के बाद जहाँ पर पूरे देश में पूरे विश्व में जो लोग हैं, देश हैं, वो कहीं ना कहीं झेल रहे हैं आर्थिक हालातों को लेकर, हम बेहतर स्थिति में हैं। हमने वैक्सीन भी बनाई, हमने इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ काम भी किया, उसके बावजूद हम बेहतर स्थिति में हैं। ये पूरा मैनेजमेंट मेरी सरकार का। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, तब तक एक बार मैं कहूंगा कि वंदना जी का थोड़ा सा ऑडियो ठीक कराएं, उसमें हमिंग आ रही है, बाकी ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपसे जब कल बात कर रहे थे हम, तो एक तो अनुपूरक बजट जो है उसकी जो परंपरा है, क्या उसका ठीक से निर्वहन किया सरकार ने? कोई बड़े ऐलान नहीं किए, पॉपुलिस्ट बजट जैसी बात नहीं रही, और जो सरकार ने कॉन्फिडेंस दिखाया कि जब जुलाई में बजट आएगा तब विस्तार से बात करेंगे। वरुण जी, आपको, बहन वंदना पोपली जी को, बहन अनुसुईया जी को, भाई नरेश शर्मा जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अंतरिम बजट है, मैं मानता हूं, और पहली बार अंतरिम बजट में कोई घोषणा नहीं की गई। ये सरकार का अपना प्रोग्रेटिव है। जुलाई के अंदर ये बजट हम रखेंगे, ये सत्ता का अहंकार है। जो आदरणीय बहन निर्मला सीतारमण जी का 58 मिनट का भाषण था, आपने बड़ी ध्यान से सुना होगा। उन्होंने बजट पर तो कुछ कहा नहीं, 10 साल के अपने मोदी जी के प्रशस्ति गीत झूठे आंकड़ों से गाकर, अगर आप इसी बजट में देख लो तो शिक्षा का बजट कितना है? 2.5% टोटल GDP का। और इसका कितना है आपका स्वास्थ्य का, जिनको लंबी चौड़ी कहते हैं कि हमने ये कर दिया, आयुष्मान कर दिया, 1.8% पिछले वर्ष की तुलना में घटा दिया। जो BC पिछड़ा OBC का है, उसका पैसा पिछले वर्ष का खर्च नहीं किया। आपने इन्होंने फोकस दिया किसान पर, तो मैं पहले किसान पर ही आऊंगा। किसानों का 5 सालों के अंदर जो इन्होंने बजट अलॉट किया है 2019 से 24 के बीच में, उसमें 1,05,000 करोड़ तो ये चोर दरवाजे से खा गए। नाम किसान का खर्चा कहीं और कर दिया। दावे बड़े बड़े कर रहे हैं कि हमने किसान के लिए ये किया, वो किया। अब हालत क्या है? मैं 3 साल की बात करूंगा, 2020, 2021, 2022 के अंदर किसान और खेतिहर मजदूरों ने 2020 में 10,600 लोगों ने आत्महत्या की, कर्ज बोझ से और कृषि के संकट की वजह से, और 2021 में 10,881 में की, और 2022 में 11,290 में की। ये 34,000 लोगों ने 3 साल में ही आत्महत्याएं की हैं। किसान की आय बढ़ी नहीं, किसान की आय जस की तस है। 2014 की तुलना में किसान के ऊपर 60% कर्ज बोझ बढ़ गया। इन्होंने कहा कि किसान को हम बड़ी सुविधाएं दे रहे हैं। अब किसान गहरे कृषि संकट में गुजर रहा है।
पर उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया कि उसका हल कैसे होगा। दूसरा, इन्होंने युवाओं के ऊपर फोकस किया, कह रहे हैं भाई युवाओं का हम बड़ा फोकस कर रहे हैं। अब युवाओं की क्या हालत है? आज 45 सालों में सबसे ज्यादा 8.7% बेरोजगारी की दर है। और इसमें भी मैं आपको बताऊं, जो 15 से 29 वर्ष की आयु के लोग हैं उसमें 10% है, रूरल में 8.3%, अर्बन में 13.8%। जो ग्रेजुएट हैं अंडर 25 साल के, उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट है 42.3%। और जो 34 से 34 साल की उम्र के लोग हैं उनके अंदर बेरोजगारी की दर है 9.8%। हर 2 घंटे बाद एक बेरोजगार देश में आत्महत्या कर रहा है। बेरोजगारी का इन्होंने कोई कैसे दूर हो इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। फूड इन्फ्लेशन इस समय 7.7% है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। अगर आप जो नीति आयोग के आंकड़े देखेंगे, अभी नीति आयोग ने पिछले दिनों ही कहा था, जो फूड कंजम्पशन है, जो आदमी को पेट भरने के लिए जरूरत है, खुद नीति आयोग ने माना 2013-14 की तुलना में 4% फूड कंजम्पशन कम हो गई। ये कह रहे हैं गरीबी, हमने गरीबी मिटा दी। अभी जो वर्ल्ड लेवल का हंगर इंडेक्स आया है, आपने देखा होगा, 180 देशों में हमारा 140वां नंबर है और पाकिस्तान का 141वां है। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, छोटे छोटे देश भी हमसे आगे हैं, हमसे अच्छी स्थिति के अंदर है। अब ये कह रहे हैं 25 करोड़ हमने गरीबी की रेखा से उतार दिए, जबकि आप नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ोगे तो उन्होंने वो 25 करोड़ लोगों को जो सरकार की सुविधा देते हैं, उस सुविधा के आंकड़े हैं, गरीबी के नहीं है। पर ये कह रहे हैं हम गरीबी की मान ले, मैं इनकी मान लेता हूं। और मोदी जी ने आज भी कहा, आपने विज्ञापन पढ़ा होगा कि मैं गरीब लोगों को, बजट सुना रहे थे, मैं भूखा नहीं मरने दूंगा, हर एक 80 करोड़ गरीबों को मैं 5 किलो मुफ्त राशन देता हूं। अगर 80 करोड़ 5 लोगों मुफ्त राशन देते हो तो 80 प्लस 25 105 करोड़। इसका मतलब है भारत में 155 करोड़ लोग गरीब हैं। अर्थव्यवस्था की हालत है कि कांग्रेस के राज के अंदर 55 लाख करोड़ का कर्ज था 2013-14 में, 47 से लेकर 2013-14 को। वो हमारा कर्ज बोझ बढ़ गया 205 लाख करोड़ का। इसी बजट के अंदर 18 लाख करोड़ का घाटा दिखाया है। अब वो घाटा बोरों से, कर्ज से होगा, तो इसका मतलब है आने वाले दिनों के अंदर 225 करोड़ का कर्ज हो जाएगा। ये कहते हमने मैनेजमेंट बहुत अच्छा करा। इन्होंने ऐसा फिस्कल मैनेजमेंट किया, 2013-14 के अंदर जो बजट सक्रिय घाटा था वो 4.8% था जीडीपी का। आज निर्मला जी ने बताया पिछले वर्ष का है 5.1% और 2024-25 में वो पहुंच जाएगा 5.8%। अब आप देख लो, वो अर्थव्यवस्था ठीक थी या ये ठीक है विद्रोही। इन्होंने कहा जीडीपी, मैं लास्ट एक लाइन बस, इन्होंने जीडीपी ग्रोथ का, हमने बड़ी भारी जीडीपी ग्रोथ कर दी है, उसके भी आंकड़े हैं। जो 10 साल के कांग्रेस के औसतन जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े हैं वो है 7.8% के, और मोदी जी के 10 साल के, मैं 10 साल गिना लेता हूं, ये कह रहे हैं कि चौथे क्वार्टर में अनुमानित 7% होगी, मैं 7 ही मान लेता हूं। अगर उनको भी मिलाओगे तो मोदी जी के 10 साल का जो औसत ग्रोथ बढ़ेगा जीडीपी का वो 5.8% बनेगा। अब आप मुझे बता दीजिए कि 7.8 तगड़ा है या 5.8 है। एक आखिरी लाइन, टैक्स की, वो बहन को जवाब देने में सुविधा होगी। टैक्स की आप कहते हो कि मैं उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई कि घालमेल क्या है। 10 साल का उन्होंने रेवेन्यू टैक्स का दिखाया, रिकॉर्ड तो टैक्स आ रहा है। 2013-14 के अंदर जो टैक्स आता था उसमें 45% आता था कॉर्पोरेट जगत से, डायरेक्ट टैक्स की बात। और डायरेक्ट टैक्स जो हम और आप देते हैं, सभी लोग जो चीजें खरीदते हैं, उसमें 20% आम जन देते थे। अब एकदम उल्टा हो गया। इनके 10 साल में क्या हुआ कि आम जन टैक्स देता है 45% और कॉर्पोरेट लोग टैक्स देते हैं 25%। इसका मतलब क्या है कि गरीब की जेब पर डाका डालो और अमीर की तिजोरियां भरो। ठीक है विद्रोही जी, बढ़ेगी या घटेगी आप अंदाजा। जी जी ठीक है। अनुसूरा जी, बजट सामने आ गया है, चुनाव बिल्कुल नजदीक है, सरकार का कहना है कि ये बिल्कुल आगे भविष्य को ध्यान में रखकर बजट रखा गया है। मतलब आम आदमी को ये समझ आ रहा है कि इसमें ना कोई राहत है ना कोई बोझ है, एक लेखा जोखा सामने रखा गया है। सरकार कह रही है कि इससे बहुत बेनिफिट होंगे, आप कैसे देखते हैं? जी वरुण जी, मैं ये कहूंगी कि सरकार
जो है वो शायद झूठ बोल बोल के थक चुकी है। पिछले 10 सालों से 9 सालों से हम देख रहे हैं कि हर बजट में बड़ी जन लुभावनी घोषणाएं की जाती हैं। चाहे वो स्मार्ट सिटीज की बात हो, शायद लोग भूल भी गए होंगे क्योंकि काफी पुरानी बात हो चुकी, स्मार्ट सिटी, फिर कभी मेक इन इंडिया, कभी स्किल इंडिया, ये जो बड़े बड़े घोषणाएं की जाती हैं या जो वादे किए जाते हैं बजट स्तर में, उसका साल 2 साल बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है वो किसी से छुपा नहीं है। बात जब इम्प्लीमेंटेशन की आती है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, आप सदन में खड़े होकर कुछ भी बोलने के लिए आजाद हैं, लेकिन धरती पे वो चीजें लागू होती हैं या नहीं होती। इन्होंने तो किसान की आय दुगनी करने का भी वादा किया था जब ये लोग सत्ता में आए थे। 2024 की ही बात थी, 2024 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन किसानों की आय तो दुगनी नहीं की, किसानों की हाय दुगनी करने का काम इस सरकार ने किया है। जगह जगह आप देखेंगे किसान मुआवजे को लेके, बीमा क्लेम को लेके धरनों पे बैठे हैं। उसके बावजूद इस बजट के अंदर ना तो किसानों के लिए, ना आम जो हमारे कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दिखाई देती। ना टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया गया है, और बात करें अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स की, तो उसे जरूर 3% घटाया गया है, 25 से 22% किया गया है। बहुत सीधी सी बात है कि ये सरकार कॉर्पोरेट्स के लिए काम कर रही है, कॉर्पोरेट्स के चंदे के भरोसे चल रही है। और मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहूंगी कि कुछ कॉर्पोरेट घराने हैं जो सरकार चलाने का, यहाँ तक कि देश के सारे संसाधनों पे लगातार कब्जा जिनका होता जा रहा है, चाहे वो आप बात करिए किसी भी सेक्टर की, टेलीकॉम सेक्टर से लेके, मीडिया से लेके, आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर लीजिए, आप रिटेल सेक्टर की बात कर लीजिए, छोटे दुकानदारों पे लगातार मार पड़ रही है क्योंकि 2-3 घराने पूरा रिटेल सेक्टर पे कब्जा करने की कोशिश क्या लगभग कवर करते ही जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे सारे जो सरकारी संस्थान थे उन्हें बेच दिया गया है, उन्हें प्राइवेटाइज कर दिया गया है। तो बजट सत्र के दौरान निर्मला जी बड़ा कॉन्फिडेंटली सदन में बोलती हैं जो चीजें, वो सुनने में बेशक किसी को अच्छा लगे, लेकिन धरती पे क्या हो रहा है वो कुछ और ही है। ठीक है। जैसा मेरे भाई कांग्रेस के मेरे भाई विद्रोही जी ने बताया कि जो कर्जा 2014 में 55 लाख करोड़ था, वो आज 205 लाख करोड़ हो गया है। बात करते हैं कि मोदी जी एक बड़े सशक्त प्रधानमंत्री आए हैं, इन्हीं के कार्यकाल में हमारी 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन को चीन ने कब्जा लिया है। विशालतर हो रहा है पूरी तरह से नहीं, हर तरीके से विफल रही है ये सरकार। ठीक है, आपकी बात आ गई, हर मोर्चे पे विफल ये सरकार रही। नरेश शर्मा, नरेश जी मुझे बताएं, ठीक है, क्योंकि मैंने कल भी ये बात कही थी कि बचपन से हम ये देख रहे हैं, सरकार कहती है बड़ा अच्छा बजट है और विपक्ष कहता है कि इस बजट में कुछ नहीं है। वो किसी राज्य में हो, वो किसी की सरकार हो, अभी कांग्रेस वाले सत्ता में हो और ये विपक्ष में हो, ये 2 लाइन बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम अभी इस बार भी निराश नहीं हुए। सरकार कहती है सब कुछ है, विपक्ष कहता है कुछ नहीं है। तो वो उस परंपरा का निर्वहन सरकार भी कर रही है, आप भी करिए। बोलिए नरेश भाई, बोलिए। एक बहुत ही नहीं, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। तो आप ये बताइए कि आपकी कैटेगरी केस में आते हैं, मेरे को लगता है कि आप एक मिडिल वर्ग से आते हैं। हाँ बिल्कुल। इसका टैक्स को लेकर बहुत मतलब एक इम्पैक्ट पड़ता है आपको हर एक टैक्स के लिए। पहली बात तो एक इनके पास एक गारंटी कार्ड कहते हैं ना, मोदी जी आज से चिल्ला रहे गारंटी है, मोदी की गारंटी है, वो गारंटी कार्ड खो के दूसरे का गारंटी कार्ड चोरी करके उस पंखे को सही करवा रहे थे। अभी गारंटी कार्ड आपने देखा, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है 300 फ्री यूनिट। पहले तो बहुत बुराई करते थे केजरीवाल, वो सोलर वाला है भाई, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं। सुन लीजिए ये भी आपको बता रहा हूं पॉइंट पे, सुन लीजिए। इनके पास ये सोलर का आपको पता है कि केजरीवाल जी ने 15 दिन पहले अनाउंसमेंट ऑलरेडी दिल्ली के अंदर कर दिया और 25 साल की गारंटी दी है। इनकी तरह नहीं है, इनकी गारंटी तो फेल है, इनका पंखा ही फेल है। जब कह रहे हैं ना केजरीवाल की गारंटी का कार्ड लेके ये अपने पंखे सही कर रहे हैं। अब सुन लीजिए दूसरी बात, फिर आते हैं कि सोलर के लिए आपको पता है झंडे जब देश के अंदर लगे थे, सबसे पहले दिल्ली के अंदर जो हाई पोल पे जो झंडे लगे थे वो भी केजरीवाल जी ने लगे थे। उसकी कॉपी भी, उसकी गारंटी भी किसने करी थी? वो भी यात्रा की गारंटी किसने दी थी अपने बुजुर्गों को? वो भी माननीय केजरीवाल जी ने दी थी। उसकी तारीफ करिए आप, फिर तारीफ करिए आप। नहीं, हम तो किस लिए तारीफ करें? हमारी गारंटी को तारीफ करिए कि आपकी सरकार ने जो नीतियां चलाई उन्हें पूरे देश भर में लागू किया जा रहा है, तारीफ करिए। हम तो कह रहे हैं हमारी गारंटी का कार्ड ये खुद दिखा रहे हैं
अरे तो तारीफ करिए ना भाई। नहीं, किसने तारीफ करे? हम अपनी अपनी तारीफ करेंगे ना। जब हम अपनी गारंटी को दूसरे लोग चुरा रहे हैं तो उसकी तारीफ की जाती है, कभी दूसरे की नहीं की आपकी जाती। नीतियों का अगर भाई कोई मेरी अनुसरण कर रहा है तो तारीफ कीजिए कि देखिए हमारे रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल मैं तो तारीफ करते हाँ, रहा ये हूं कि बात। हमारी नीतियों को, गारंटियों को मान रहे हैं, हमारी गारंटी से सक्सेस होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो उस गारंटी पे कहते थे कि हमारा पंखा नहीं चल रहा है, हमारा फ्रिज नहीं चल रहा है, तो वो गारंटी जो है ना, ये केजरीवाल की गारंटी है। अब सुन लीजिए पहले, चलो ये तो एक नॉर्मल चीजें थी। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी के लिए 1200 रुपए का सिलेंडर पहुंचा दिया था, फिर सब्सिडी पे आ गए। माननीय मोदी जी पहले 2 साल पहले कहते थे कि सिलेंडर की जो सब्सिडी है उसके ऊपर देश को घाटा हो रहा है और ये सब्सिडी बंद करनी चाहिए, और बड़े बड़े लोगों को बोला कि अपने मन से सब्सिडी छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर आपको क्या देश के अंदर क्या आया कि आप पलटू राम हो गए कि पलट गए कि सब्सिडी देनी पड़ गई वो 200 रुपए, मतलब 350 450 रुपए का सिलेंडर लेके 1200 रुपए करके 200 रुपए, मतलब वो आजकल प्रैक्टिकली मैच समझ में नहीं आया। फिर आ जाइए, आपको पता है कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाते कैसे आते हैं, आप पता है? आप बताइए मेरे को, एक बार आपसे पूछ रहा वरुण भाई, गाड़ी किससे आते हैं? गाड़ी से आते हैं ना? नहीं जी, बिल्कुल गाड़ी से आता हूँ भाई साहब। सरकार ने क्या बोला था कि पेट्रोल को जो है ना, हम जो है हमारी कंपनी डिसाइड करेंगी, प्लस माइनस उसके हिसाब से होगा। आज कितने दिन से नहीं हुआ ये? 1 साल से नहीं हुआ, तभी बिल्कुल सीएनजी नहीं चला हुआ। रहे हैं भाई, वो सब मिडिल क्लास वाले ही है ना, सब अपना अपना रास्ता देखते हैं। तो आपको पता है ना कि ये जो तेल का आपने, सरकार ने खुद बोला था कि ये तेल का जो है ना पैसा जो है मार्केट रेशो के ऊपर डिपेंड करेगा और प्लस माइनस होता रहेगा, लेकिन वो आज तक प्लस माइनस नहीं हो रहा। 1 साल से कोई करेक्शन नहीं है उसके अंदर, क्योंकि जब आपको सस्ते में खरीद रहे हो तो अभी सरकार बेनिफिट नहीं दे रही है गरीब लोगों को। हम मिडिल क्लास को, चलो गरीबों की बात ही नहीं कर रहे, मिडिल क्लास की बात कर लेते हैं। आपको बताइए 2014 से पहले का जो 50,000 के अंदर बढ़ जाता था उसके अंदर 50,000 से ले लीजिए, एवरेज 9 साल हो गए, 50 into 9 कर दी, 4.5 लाख आपका वो हो जाता, प्लस 2.5 लाख वो 7 लाख पे आपका जीरो हो जाता। क्या ये, मैं पूछूंगा आप जब गंदरा जी का नंबर आएगा ये बता दे मेरे को कि न्यू स्लैब और ओल्ड स्कीम के अंदर में जो भी है, अगर 7 लाख पे जीरो है तो वो भी बता दीजिए कि अगर जीरो है या नहीं है कैलकुलेशन के अंदर, फिर मैं इनको कैलकुलेशन दिखा दूंगा। ठीक है नरेश भाई। टैक्स पेयर की, एक मिनट वरुण भाई, टैक्स पेयर के नाते क्या आपकी फैमिली को कोई सुरक्षा इन 9 सालों के अंदर मिली है? क्या आपके बच्चों को एजुकेशन के नाम पे एक भी फैसिलिटी मिली है, आप जो टैक्स पे कर रहे हो? क्योंकि आप मिडिल क्लास से, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, लोअर की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। लेकिन इस चर्चा को मुझ पे केंद्रित ना करें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, आपके लिए मैं अपने आप को भी कर लेता हूँ एज ए टैक्स पेयर। सुन लीजिए फिर, क्या मेरे रिटायरमेंट के बाद में 60 ईयर के बाद में मेरी क्या सिक्योरिटी है गवर्नमेंट के पास में? क्या मेरे को मेडिकल फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट इन 9 साल के अंदर? ठीक है, ये चीजें 4 पॉइंट होने नरेश भाई चाहिए ठीक है। अब विस्तार से बात आ गई ना, जवाब भी लेना फिर उनको समय देना पड़ेगा ना। वंदना पोपली भाई, कितने लाख करोड़ का कर्जा हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बढ़ गया, कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया, आप लोगों ने आंकड़ों की बाजीगरी करके सामने रख दी है। देखिए वरुण, आपने इस चीज को बड़े अच्छे से कहा जब नरेश शर्मा जी से आपने प्रश्न पूछा था कि विपक्ष तो हमेशा से कहता ही है, लेकिन विपक्ष इस तरह से भी चीजों को कहने लग जाएगा, ये थोड़ी हैरानी की बात है। अभी मैं सबसे पहले वेद प्रकाश विद्रोही जी की बात कर लूं, उन्होंने कहा कि ये सत्ता का अहंकार है। मतलब अगर हम अपनी जीत के लिए आश्वासित है, हमें लगता है, हमारा विश्वास है कि हम जीतने वाले हैं, तो इनको अहंकार दिखाई देता है, और जब ये जीत का दावा करते हैं तब ये इनका पूर्ण विश्वास है। तो ये दोगली बातें यही कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी बात करी किसानों की आत्महत्या को लेकर। उन्होंने कहा कि किसान की आत्महत्या बढ़ गई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको डेटा देखना चाहिए। 2,96,000 जो आत्महत्या का डेटा है वो आपके समय का है, किसानों के आत्महत्या का। जो जमीन किसानों की जो आपने लेकर जीजा जी को पकड़ाई थी वो हम सबको मालूम है। और एक बड़ी बात आप यहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी हंगर इंडेक्स नीचे दिखा रहे हैं, मतलब 5 किलो आटे के लिए वो जो भीख मांग रहा है, और हम यहाँ पर तकरीबन 82.5 करोड़ लोगों को यहाँ पर मुफ्त में राशन प्रोवाइड करा रहे हैं, और यहाँ पर आप हंगर इंडेक्स उससे भी नीचे दिखा रहे हैं, तो बड़ी हैरानी वाली बात है। और जहां तक बेरोजगारी की बात है, मैं वरुण ये जरूर कहना चाहूंगी कि बार बार बेरोजगारी पे प्रश्न इसलिए उठाया जाता है क्योंकि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दी है, तो उनके पास वो प्रश्न तो है नहीं। अपने समय में इन्होंने किस प्रकार से नौकरियां दी थी, इसलिए बार बार ये बेरोजगारी पे प्रश्न उठाते हैं और ऐसे ऐसे डेटाज ले आते हैं कि जिसका कोई समझ ही नहीं आता। आप ये देखिए, जब 16 साल से नीचे के बच्चों का बेरोजगारी डेटा आप लेकर आएंगे तो उनको क्या जवाब दिया जाएगा? अरे 16 साल का बच्चा तो पढ़ रहा होता है और उसके नीचे का आप बेरोजगारी डेटा लेकर आते हैं, तो आपको क्या कहा जा सकता है, ये समझ ही नहीं आता। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर बात करूं आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे हमारे को कॉपी कर लिया। इन्होंने कहा कि गारंटी शब्द
अरे भैया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में जो गारंटी शब्द है वो आपने ही तो डाला था, पहले तो कभी कोई सरकार रही नहीं। ये इस विश्व के प्रथम पुरुष, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम नेता केजरीवाल ने तो सब कुछ निकाला है, और किसी को बेचारे को क्या पता था यात्रा क्या होती है, गारंटी क्या होती है, लोगों को कैसे मदद दी जाती है, ये तो आपने ही निकाला है। अरे क्यों आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सुन लीजिए, ये सब कुछ आपने ही तो निकाला है, उससे पहले किसी ने थोड़ा कुछ किया था। आपको कितना अच्छा जवाब मिला, आप कह रहे कि फ्री में बिजली, जब हमारे पास सोलर एनर्जी अगर हमारे पास है उसका उपयोग करके हम अपने देशवासियों को देते हैं, विंड एनर्जी भी देंगे हम तो, और आप ये देखिए टाइडल एनर्जी के थ्रू भी हम देंगे इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा काम है। वो फ्री बिजली नहीं है, वो सुविधा दी जा रही है कि हमें महंगी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी लेने की बजाय हमें सोलर की तरफ जाना चाहिए, हमें विंड एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। तो उसमें गलत क्या है? आपको जैसा लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल को लेकर नहीं, एक एक बात का जवाब दूंगी मैं, बहुत हर एक को सुनना चाहिए, एक एक को सुनना चाहिए। पेट्रोल की यहाँ पर बात की गई तो मैं ये बताना चाहूंगी, पेट्रोल के रेट अगर आप देखें, डिफरेंस देखें तो जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब 32 रुपए था, और जब वो छोड़ के गए तो 73 रुपए था, तो वो कितना 56% बढ़ा, और हमारे समय में वो 26% बढ़ा। वो डिफरेंस उनको देखना चाहिए। और एक और बात, यहाँ पे सिलेंडर की बार बार बात की जाती है, राहुल गांधी जी इन्हीं के नेता हैं, उनकी ट्वीट पढ़ लीजिए, वो कहते हैं कि हमारे समय में 1200 का सिलेंडर था बिना सब्सिडी का। 1200 का सिलेंडर, वो सब्सिडी का इटली से आती थी इनकी नानी जी के घर से, वो हमारे देश से तो निकलती थी। हमारे कान यहाँ से नहीं पकड़ा, यहाँ से पकड़ लिया, ये काम आप करते थे जो है सामने। और आज जो सिलेंडर का रेट है वो भी समझ लीजिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ एक बात क्लियरली, कि जो बेरोजगारी आपको दिखाई देती है वो विपक्षी पार्टियों की है, जो राजनीति को पैसा कमाना का समझते थे। ये जो घोटाले आपने किए इसलिए वो आपको बेरोजगारी दिखाई दे रही है, और कांग्रेस को तो एक ही बेरोजगार दिखाई देता है, वो राहुल गांधी। ठीक है, रुकिए, हो गया जी, बस ठीक है। विद्रोही जी, सरकार ने जो अपनी बात कही उसमें बताया कि उन्होंने कितने करोड़ मकान बनाए हैं और आने वाले 5 साल में कितना टारगेट है। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई हैं और उनको आने वाले में 2 करोड़ प्लस लखपति दीदी बनानी है। यानी सरकार ने यह भी बताया कि उन्होंने क्या क्या कर दिया है और क्या क्या वो करने जा रही है। एक तरीके से सरकार ने एक ब्लूप्रिंट रखा है सामने। वरुण जी, मैं आपको यही तो बता रहा हूं, सरकार झूठ बोलती है। मैंने सरकार के आंकड़े दिए हैं। अब मेरी बहन भाजपा की प्रवक्ता मुझे झूठा ठहरा रही है। अरे आप मुझे झूठा क्यों बताएं? आप मोदी जी को बताएं। मैंने जो भी आंकड़े दिए हैं अपनी तरफ से नहीं दिए। ये जो बेरोजगारी के जो मैंने आंकड़े दिए ये सरकार के हैं, किसान आत्महत्याओं के ये सरकार के हैं। आपके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आंकड़े हैं, मेरे पास आपकी सरकार के आंकड़े हैं। मैंने हर बात आपकी सरकार के आंकड़ों पर कही थी। आप इतनी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, कहते कि राहुल गांधी नु कह रहे कि 1200 रुपए हमारे टाइम में सिलेंडर था। भाई क्या कहते हैं, ट्वीट दिखाती हूँ मैं आपको, ट्वीट दिखाती हूँ, प्लीज अपना फोन देखिए, ट्वीट भेज रही हूँ, छोड़िए ना, राहुल गांधी की ट्वीट भेज रही हूँ, अपना फोन निकालिए। अरे राहुल गांधी की ट्वीट भेज रही हूँ आपके पास। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, वंदना प्लीज बोलने दीजिए। आप रखिए ट्वीट, वो विद्रोही जी को बोलने दीजिए। फोन निकालिए, मैं भेज रही हूँ ट्वीट, राहुल गांधी की भेज रही हूँ मैं। ठीक है, भेज दीजिए आप, तब तक बोलिए विद्रोही जी, बोलिए। वरुण जी, आप भी उपभोक्ता हैं जी, बहन अनुसुईया भी उपभोक्ता है, नरेश जी भी उपभोक्ता है। भाजपा को छोड़कर सारा देश जानता है कि कांग्रेस के जमाने में जब सत्ता छोड़ी तब 400 रुपए का सिलेंडर था, कहां 1200 का हो गया? राशि नहीं थी ना, 10 सिलेंडर मिलते थे 1 साल में, इतना तो था ना। राहुल गांधी ने लिखा हुआ है। बिना सब्सिडी का बताया मैंने आपको। 1 मिनट वंदना जी प्लीज। नहीं आती थी वेद प्रकाश विद्रोही जी। वंदना जी 1 मिनट, बात तो पूरी कर लें, बात पूरी कर लेना, फिर आप बोलिएगा। हाँ जी, बोलिए विद्रोही जी। नहीं, ये व्यक्तिगत तौर पे झूठा ठहरा रही है तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। मुझे आश्चर्य होता है कि आप ट्वीट मुझे भेज दीजिए, मैं दिखा दूंगा। आप मुझे भेज दीजिए, ठीक है विद्रोही जी बोलिए। मैं खुद ही बता दूंगा ना। हाँ। मैं खुद ही बता दूंगा ना, ये सुनने को तैयार हो। अच्छा बोलिए ना विद्रोही जी, बोलिए। तो 400 रुपए का सिलेंडर था आखिरी साल के अंदर, जो आप बात कह रहे हो, जब 10 सिलेंडर किए गए थे तो 10 सिलेंडर तो 400 रुपए के थे, और बाकी सिलेंडर आपको खुले बाजार में लेना पड़ता था। उसके अंदर 600 से लेकर शायद 750 रुपए तक तो थे बिना सब्सिडी के, और 900 रुपए के आसपास थे कमर्शियल सिलेंडर।
अब कमर्शियल सिलेंडर को और आप गैस सिलेंडर से जोड़ोगे तो बात नहीं बनेगी ना। आज कमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपए का है। कमर्शियल सिलेंडर एक अलग चीज है और घरेलू उपभोक्ता का सिलेंडर अलग चीज है। आप पंडित जी अच्छी तरह जानते हैं, पर ठीक है, ये कुछ भी कहें, इनका अधिकार है, मैं इनमें क्या कह सकता हूं, क्योंकि इनको तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आंकड़े पेलने हैं। ठीक है, मैंने जो भी आपसे बात कही है, अब आपने दीदी की बात की, ये कह रहे हमने 1 करोड़ कर दी। अरे झूठ बोलते हैं। ये तो ये भी कह रहे थे हम किसानों की आय दुगनी कर दी, क्या हुई क्या? ये तो ये भी कह रहे थे कि 15-15 लाख रुपए ले आएंगे, क्या आए क्या? ये तो ये भी कह रहे थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या रोजगार मिले क्या? अब मैंने जो आपको लास्ट आंकड़ा दिया था उसको आप गंभीरता से फिर मैं बताना चाहता हूं। 45% डायरेक्ट टैक्स आम आदमी से आने का मतलब क्या है कि आम आदमी की जेब ढीली हो रही है, और कॉर्पोरेट टैक्स केवल 25% आने का मतलब है बचत उनके पास हो रही है। तो उससे क्या है कि पूंजीपति का पैसा बढ़ रहा है, उसको हम पर कैपिटा इनकम आम आदमी से बढ़ा रहे हैं, जबकि आम आदमी का पैसा घट रहा है और इसी वजह से कंजम्पशन कम हो रही है। मोदी जी ये भी कहते हैं कि मैंने घर घर टॉयलेट बना दिए, पर इनका नीति आयोग क्या कह रहा है? 44% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। इनका नीति आयोग कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा। ये तो ये भी कह रहे हैं कि हमने घर घर सिलेंडर भेज दिया। इनका नीति आयोग क्या कह रहा है? 41% सिलेंडर नहीं है। मैं खत्म ही कर रहा हूं ना। ये कह रहे हैं उज्ज्वला स्कीम, इनका ही नीति आयोग कह रहा है कि 60% से ज्यादा जो लोग जिन्होंने उज्ज्वला स्कीम के तहत लिया था उन्होंने कभी दोबारा सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया। ठीक, तो इनके ही आंकड़े हैं, मेरे नहीं है। ठीक है, बेरोजगारी के आंकड़े इनके जी, किसान के आंकड़े इनके। अच्छा, और एक झूठ हो, झूठ अरे ऐसे झूठ बोल के शर्म नहीं आई। उन्होंने कहा 11.8 करोड़ किसानों को हम 6,000 रुपए देते हैं, जबकि सरकार का आंकड़ा बताता है कि केवल 8.3% 3 करोड़ लोगों को देते हैं। 3 करोड़ को तो 3 करोड़ का मुख्यमंत्री झूठ बोल गई। चलिए ठीक है। जब जो लोग इस बेशर्मी से संसद के सदन में झूठ बोल सकते हैं, ठीक है, बाहर कितनी झूठ बोलते हैं ये पता नहीं। चलिए अभी मैं सुन रही थी, हमारी जो लखपति दीदी हैं वो बता रही थी कि हम 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देने का काम कर रहे हैं। तो मैं हमारी दीदी को बताना चाहूंगी कि वो अनाज सूखा नहीं चबाया जाता, चीजें सारी चाहिए। ये जो लखपति दीदी क्या टमाटर गमले में उगाएंगी? क्या निर्मला सीतारमण की तरह प्याज खाना छोड़ देंगी? क्या प्याज खाना छोड़ देंगी? महंगाई जो है व्यक्तिगत तंज नहीं हुई, व्यक्तिगत तंज कोई किसी पे ना। वो बता दें जी किस प्रकार से जो बिजनेस है यहाँ पे हरियाणा में चला करते थे उनको आपने बाहर निकालने का काम किया। किस प्रकार से दाढ़ घिसाई ली जाती थी उसका जवाब यहाँ पर दे दें। किस प्रकार से हमारी फाड़ कर योग्य बच्चों को आपने यहाँ पर वंचित करने का काम किया है, उसके बदले में कितने पैसे मिले हैं? करोड़पति दीदी वो बता दें। मैं तो लखपति हूँ, मुझे उसमें एतराज नहीं है, मेरी अपनी कमाई है, लेकिन ये करोड़पति दीदी ये बता दें कि इनके जो नेता है वो अपनी कमाई पार्टियों ने कॉपी करने का काम किया। वंदना जी समय बर्बाद मत कीजिए, पूरा देश देख रहा है आपके राज्य के अंदर जो महंगाई के हालात है। एलपीजी यहाँ पर बैठे हैं अनएलडी के प्रवक्ता, ये तो बता दें आपके पास जो इतना ज्यादा सोर्स आ रहा है पैसों का, अरे पैसे को किसको जमा कराना पड़ रहा है? आपके नेताओं को पैसा क्यों जमा कराना पड़ रहा है वो भी बता दो। ये दाढ़ घिसाई क्यों लेते थे? तेजा खेड़ा के मामले उसमें क्या होता था वो भी तो बता दो। ठीक है, रुकिए रुक जाइए, रनिंग कमेंट्री नहीं, प्लीज 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 प्लीज, रनिंग कमेंट्री नहीं, प्लीज रुकिए, रुक जाइए, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, रुकिए रुकिए, वरना प्लीज रुकिए। मैं यहाँ सभी पार्टियों को याद दिलाना चाहूंगी कि किसानों को सस्ती बिजली मिली इनेलो के राज में। नहीं, मैंने मना किया कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे किसी पर। पूरा जवाब मिलेगा, पूरा जवाब मिलेगा। करोड़पति दीदी ये पैसे कहाँ से आए ये बता दो। अच्छा रुक जाइए प्लीज, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, रुक जाइए, एक दूसरे पर नहीं भाई, कर रहे हैं, रुक जाइए। वंदना प्लीज, वंदना प्लीज, एक कमेंट नहीं जी। 275 रुपए का एलपीजी सिलेंडर मिलता था इंडियन नेशनल लोकदल के राज में। किसानों को सस्ती बिजली मिली इनेलो के राज में। उसके अलावा पेंशन सबसे पहले देश में हमारी सरकार ने लागू की, जिसे फिर पूरे देश में लागू किया गया। और हर सरकार की मजबूरी हुई बुजुर्गों को सम्मान देना।
उसके बाद जच्चा बच्चा की स्कीम है, कन्यादान राशि सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल ताऊ देवीलाल की पार्टी ने शुरू की। उसके अलावा गांव बहुत पुरानी बात होगी ना नसूरा। उसका छोड़ना पड़ा जा रहा है या उसके प्रचार तो हम दोबारा करेंगे। ठीक है, हम बजट में हम कुछ बोल सकते हैं तो हमने तो बोलिए। जॉब कैलेंडर जारी किया है कि सरकार आते ही रिक्त हमारे पद हैं सरकारी नौकरियों के, वो भरने का काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। छोड़ के जाने के लिए इलीगल तरीके से 44,000 बच्चे इस साल देश के 44,000 बच्चे इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए हैं, जिसको हम कहते हैं डोंकी मार के बच्चे विदेशों में जा रहे हैं। और ये बात करते हैं रोजगार देने की, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो फिर वो अलग विषय हो जाएगा ना, वो विषयांतर है। फिर हम बजट पे बात कर रहे हैं ना आज। ठीक है, आपकी बात आ देश के हालातों के कारण ही वो हो रहे हैं। ठीक है नरेश जी भाई, अगर आपके फॉर्मूले कॉपी हो रहे हैं और आपके फॉर्मूले कॉपी करके देशवासियों को सहूलियत दी जा रही है तो ठीक है, चलिए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी कॉपी करते हैं भाई। आपने आम आदमी पार्टी, आपने इंडियन नेशनल लोकदल के फॉर्मूले कॉपी किए और अब आपके फॉर्मूले बीजेपी कॉपी कर रही है। ठीक है, फिर तो परंपरा आगे बढ़ रही है, उसमें क्या दिक्कत है नरेश भाई? वरुण भाई, पहली बात तो मैं तो देश के लिए आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए बनी है, और हम तो चाहते हैं कि पूरा देश शिक्षा के लिए आम आदमी पार्टी को कॉपी करे, हर देश के युवाओं को रोजगार के लिए आम आदमी पार्टी को कॉपी करे, देश को अच्छी स्वास्थ्य शिक्षाओं के लिए कॉपी करे, अच्छे जो फ्री बिजली के लिए जो ये कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी ने बोला वो कॉपी करो, हम तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को कॉपी करो। देश का अगला प्रधानमंत्री भी एक दिन केजरीवाल बनेगा, उसको कॉपी करके माननीय आप किस तरह से धन्ना सेठों को कॉपी करें क्या? और बस लास्ट है वो। ठीक है नरेश, कंप्लीट करिए। अभी हमारे को बोल दिया ना कि सुनो, आप सोलर के लिए बात कर रहे थे, सोलर के लिए भी जो केजरीवाल जी का, इनको पता है कि वीडियो उठा के देख लीजिएगा, मैं आपको वंदना जी भेज दूंगा कि दिल्ली के अंदर ये पॉलिसी लागू कर चुके हैं। आपकी तरह नहीं है कि आपके खोखले वादे करने के लिए, आपको बाकायदा आपके फोन पे देख लीजिएगा, केजरीवाल जी की अच्छी स्पीच भी सुनने को मिलेगी आपको। और ये सारे फोटो वीडियो ट्वीट आप लोग पहले मुझे भेजा करें भाई, तब एक दूसरे को आपको भेज देंगे। चलो ठीक है वरुण जी, आपको भेज दूंगा, कम से कम इन्हें दिखा दीजिए बीजेपी को इनके भक्त वाला चश्मा जो है, समय नहीं है मेरे पास, चश्मे से देख सकते हैं, ये उस चश्मे से देख लेंगे एक बार और इन्हें पता चल जाएगा केजरीवाल जी को और क्या कॉपी करना है। मोदी जी जो है, मोदी जी की गारंटी जो है ये लेके आए 2014 के बाद में, 2014 अंतरिम बजट आ गया है। जब फिर बड़ा बजट आएगा तब बात करेंगे। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।